पहले ही मैं 40 लाख का कर्जा कर चुका था, ऊपर से 12.5 लाख और कुछ छोटा मोटा और मिला लेंगे तो लगभग 53 लाख का मेरे ऊपर कर्जा हो गया। बीच में एक सोल्यूशन ढूंढा मैंने, मतलब ऐसे सूझा एक दोस्त से मिलने के बाद कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्यों नहीं तू वहाँ जाता है। कि अभी मैं घर जाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे आप तो गए थे बड़ा सारा सपना लेकर, क्या हुआ उसका। क्योंकि कोई पैसा दे नहीं रहा था, सब जगह ट्राई कर चुका था, तो मैं बोला चलो क्रेडिट कार्ड का एक लास्ट ऑप्शन है, मैं ले लेता हूँ। ये स्टोरी एक रियल बिजनेस स्टोरी होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप यादव और मैं हूँ यूपी के बहराइच ज़िले से अनभापुर गांव से। छोटा सा गांव जहां से मैंने स्टार्ट किया। यूपी में बहुत सारे लोगों में बड़ा क्रेज़ होता है कि हम लोग आर्मी में भर्ती हो जाएं, क्योंकि हाइट थोड़ी ठीक ठाक होती है, वहाँ का कल्चर माहौल ठीक है, थोड़े लोग जुनूनी होते हैं, तो इसलिए आर्मी के लिए फिट बैठते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, तो हमारा सेंटर लगा नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। तो अब मैं बड़े सारे सपने लेकर घर से निकला कि चलो हम जाएंगे, वहाँ पर भर्ती हो जाएंगे। फिर मैं नासिक पहुंचा, नासिक में देखा सर बहुत सारी सिटी, मैंने पहली बार कोई सिटी देखी थी। सिटी देखने के बाद सर ऐसा लगा कि क्या यहाँ पर क्या होगा। फिर कुछ रीज़न की वजह से मैं वहाँ रिजेक्ट हो गया सर, क्योंकि मेरा वेट कम था, मेरी चेस्ट कम थी। तो उसके बाद अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा कन्फ्यूज़ कि अभी मैं घर जाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे आप तो गए थे बड़ा सारा सपना लेकर, क्या हुआ उसका। फिर मैं वो बर्दाश्त कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारा डर सता रहा था मुझे, और पैसे भी कम थे। तो अब करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने हिसाब लगाया कि चलो एक काम करते हैं, कुछ तो काम शुरू करते हैं, कुछ छोटे मोटे काम करेंगे, थोड़ी पहचान बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा डर निकल जाएगा। मुझे नहीं पता ये सब आइडिया कहाँ से आया, बट स्टिल मैंने उसको किया। तो ये स्टार्ट हुई इस तरह से जर्नी मेरी। मैं थोड़े-थोड़े काम करता रहा, कैसे भी सर्वाइव करते रहा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि किसी के पहचान की वजह से मुझे एक कंपनी में काम मिला, फर्नीचर की कंपनी है, नाम है इंडोलाइन। तो उसमें सुपरवाइज़र का असिस्टेंट हुआ मैं। असिस्टेंट करके जॉब मिली, जिसका काम ये होता है कि जो कंपनी फर्नीचर बनाती है तो जगह-जगह लेके जाकर, मतलब वहाँ पर घर में जाके इंस्टॉलेशन करती है। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद जो सुपरविज़न करते हैं, वो होते हैं सुपरवाइज़र, और उनके अंडर में होता है असिस्टेंट। यानी बहुत सारी साइट्स होती हैं, तो जहाँ सब जगह सुपरवाइज़र नहीं जा सकता, वहाँ पर असिस्टेंट जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे उसमें लगे हुए, मेरी सैलरी डिसाइड हुई थी 11,000 रुपये। तो फिर 3 दिन के बाद मैं 3 दिन में क्या ही सीख पाया था, लेकिन मैंने आर-एन-डी काफ़ी की थी। मैं क्या कर रहा था, थोड़ा पढ़ाई-लिखाई कर रहा था, लोगों से मिलके बात कर रहा था, सर ये कंपनी और क्या-क्या करती है, कितने सालों से है, क्या बनाती है, इस प्रोडक्ट का क्या नाम है। मैं बहुत सारी डिटेलिंग करता था। वो 3 दिन में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी। फिर सडनली मुझे एक मिला गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी इसलिए क्योंकि सुपरवाइज़र की तबीयत ख़राब हो गई और एक प्रोजेक्ट जा रहा था बैंगलोर। बैंगलोर में 105 रूम का होटल का एक प्रोजेक्ट था, जो होटल अभी बन रहा था। तो मटेरियल डिलीवर हो गया था, वहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए जाना था, 8 लोगों की टीम थी और उसको लीड करने वाले थे हमारे सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र की तबीयत ख़राब होने के कारण उनको टाइफाइड हो गया, तो बेड रेस्ट हो गए। तो उन्होंने क्या समझ में आया, क्या पता नहीं, मुझे आज तक पता नहीं चला। उन्होंने बोला ये लड़के को भेजा जा सकता है। मैंने बोला अभी मैं उस काबिल नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। वो बोले स्टिल मुझे भरोसा है दिलीप, तू कर सकता है। मैं बोला ठीक है सर, अगर आप मौका दे रहे हैं तो मैं ज़रूर इसको करके दिखाऊँगा। और फिर मैं उन लोगों के साथ चला गया वहाँ बैंगलोर। उनको लेकर जाने के बाद वहाँ जब हम लोग पहुँचे, तो देखा मटेरियल सब आ गया था, सब सारी रेडी थे, हमें इंस्टॉलेशन करनी थी। तो इंस्टॉलेशन करने में ऐसी दिक्कत आई कि सबको बिठाया, मैं बोला देखो सर, जो 8 लोग थे सब सीनियर कारीगर थे। मैंने उनको बोला सर देखो मुझे काम नहीं आता है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोले आप क्या हेल्प करोगे, आपको तो कुछ नहीं आता। मैं बोला देखो सर, मैं मुझे एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, आप तो मास्टर हो इसके। पर मेरा दावा है जो मुझे 60 डेज़ मिले हैं इसको काम कराने के लिए, अगर आपने इसको कम दिन में कर दिया तो मैं 5 दिन आपको बैंगलोर घुमाऊँगा। तो बोले आपको बैंगलोर के बारे में क्या पता, आप तो पहली बार आए हो। तो मैं बोला हाँ, बिल्कुल मुझे पता नहीं है, बट मैं तब तक पता कर लूँगा। मैं कुछ लोगों से यहाँ मिलूँगा, बात करूँगा, पूछूँगा यहाँ पर कौन-सी जगह घूमने वाली है, क्या है, वो ज़िम्मेदारी मेरी। अगर आप इसको 5 दिन पहले काम खत्म करते हो, तो मैं डेफ़िनिटली वो 5 दिन में मेरे पैसे से आपको घुमाऊँगा। तो उन लोगों में क्या जुनून आया पता नहीं सर, उन लोगों ने प्लान बनाया और काम शुरू किया हमने। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि वो प्रोजेक्ट 43 डेज़ में कंप्लीट हो गया। वो 43 डेज़ में कंप्लीट करने के बाद पूरी टीम एक्साइटेड, वहाँ पर मेल गया, फ़ोन गया, कंपनी में इतने सारे लोग इतने खुश। फिर वो आया उनका फ़ोन, उधर से सुपरवाइज़र तब तक ठीक हो गए थे, उनका फ़ोन आया, बोले कैसे किया ये सब? और सब चेक किया, क्वालिटी ये हो गए। मैंने बोला सर आप पूरा चेक कर लिया है, पूरी तरह हैंडओवर दे दिया है, सब कुछ उनको बताया। वो बहुत एक्साइटेड रहे,
मैंने अपने कमिटमेंट के हिसाब से उनको 5 दिन मैंने पूरा घुमाया। घुमाने के बाद हम लोग नासिक पहुँचे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो क्या दिमाग में आया था पता नहीं, लेकिन वो जो लीडरशिप आई, लीडरशिप की वजह से वो लोगों ने का जो भरोसा मेरे ऊपर आया, उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये बोनस मिला सबको, और मुझे प्रमोशन मिला सर। 43 डेज़ में मुझे मिला प्रमोशन, मेरी सैलरी हो गई 27,000 रुपीज़। तो ये प्रमोशन के साथ मैं तो एकदम सॉलिड, और बहुत सारे लोग सर जेलस करने लगे कि ये लड़का अभी आया हुआ 2 महीना हुआ और इसको प्रमोशन, मैं 15 साल से कंपनी में हूँ। वो क्या हुआ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था सर। हाँ, एक चीज़ का मतलब था, मैं मेरे काम पे पूरा हॉनेस्ट था। तो मैंने ऐसे 2 प्रोजेक्ट किए, 2 प्रोजेक्ट के बाद सडनली मेरा फिर से एक प्रमोशन हुआ। फिर मेरी सैलरी हो गई 53,000। फिर 7 महीने में 53,000 सैलरी के साथ मैं काम कर रहा था उसमें। जो लोग 15 साल में वो मुकाम अचीव नहीं कर पाते थे, वो मैंने किया बिकॉज़ ऑफ वन रीज़न, जहाँ तक मुझे समझ में आता है आज, तब तो समझ में नहीं आया। आज समझ में आता है कि मैंने R&D खूब की थी। मैंने पढ़ाई खूब की थी उसके बारे में कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मटेरियल क्या है, आगे क्या होगा। अगर मैं अभी आज मान लो असिस्टेंट लेवल पर हूँ, तो सुपरवाइज़र कैसा होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर कैसा होता है। तो ये सब जानने की जो मेरी इच्छा थी, मैं जो लोगों से बात करता था, तो इसके वजह से लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मुझे काम करते हुए 7 महीने हो गए थे, मुझे प्रमोशन मिल चुका था, मेरी सैलरी अच्छी खासी हो गई थी, 53,000 कम नहीं होता है सर प्रमोशन। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझे थोड़ा-सा नॉलेज आ गया, और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे R&D का बड़ा इंटरेस्ट है कि यार बिज़नेस कैसे होता है, कंपनी कैसे बनती है। तो एक काम करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो एक दोस्त के साथ बातचीत करने लगा कि यार वो इस फील्ड में था, लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग के फील्ड में। फर्नीचर का एक दूसरा भी पार्ट है जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। तो वो उसमें काम कर रहा था ऑलरेडी अच्छा, तो मैंने उसको बोला कि ये कैसे होता है? तो बोले कि हम लोग ना मिलके बातचीत कर रहे थे, करने लगे कि ऐसा होता है कि पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, उसके बाद थोड़ी पहचान अच्छी हो जाएगी, फिर हम लोग शोरूम डालेंगे, शोरूम में अच्छा बिज़नेस चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे इसको बढ़ाएँगे और ऐसे करके एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएँगे। ऐसा उसके साथ बैठ के हमने प्लानिंग की। तो प्लान करने के बाद बोले इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? तो प्लान लगा कि लगभग 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरे पास पैसे थे 1.5 लाख रुपए, तो दोस्त उसको बोला तो बोले मैं 1 लाख तक कर दूँगा। मैं बोला ठीक है। तो हम दोनों ने मिलके उसको इन्वेस्ट किया और फिर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया खुद का। तो तब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ़ 20 साल का था, बट ऐज इज़ नंबर, हमने शुरू कर दिया कि चलो कुछ करेंगे। फिर दोस्तों उसके साथ हमारा बिज़नेस स्टार्ट ही हुआ था, तो सडनली उसके फ़ादर का एक प्रॉब्लम हो गया, उनको थोड़ा पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो वो गाँव चला गया और जिसमें वो बनाने में बहुत मास्टर था, मुझे लगा मैं सेल में अच्छा कर लूँगा, हम दोनों ने जो प्लान किया था। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो उसका पैरालिसिस आया उसके फ़ादर को और वो चला गया। तो उसके बाद वो लौटा 3 महीने के बाद, तब तक तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई कि बिज़नेस शुरू करते ही घाटे में चला गया। कोई बात नहीं, फिर उसका फ़ोन आया, बोला एक काम करो दिलीप, अगर आपको चलाना है तो आप बिज़नेस चलाइए, पर मुझे इसमें से विथड्रॉ कर दीजिए, यानी जो मैंने पैसे लगाए थे वो मुझे रिटर्न दे दीजिए। तो मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं तो पूरी तरह परेशान हो गया, ये धुन में लगा ही था। तब तक बीच में एक सॉल्यूशन ढूँढा मैंने, मतलब ऐसे सूझा एक दोस्त से मिलने के बाद कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्यों नहीं तू वहाँ जाता है, ताकि बहुत सारा कनेक्शन मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे और इससे ना तेरा काम जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। तो ये आइडिया मुझे बड़ी अच्छी लगी। हालाँकि वो जॉइन कराने के मोड में नहीं था, वो ये बता रहा था कि तू पहचान बनाएगा तो तेरे को काम बहुत मिलेंगे और काम मिलेंगे तो बिज़नेस बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। तो ये पहचान बनाने के चक्कर में मैं वहाँ, और उससे पहले मैंने दोस्त को कैसे भी करके पैसे दे दिए और 100% कंपनी विथड्रॉ कर ली उससे। तो इस तरह से मैं पार्ट टाइम लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर दिया और फुल टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी। तो इसी संदर्भ में एक व्यक्ति से बातचीत की मैंने, तो उसने मुझे इनवाइट किया एक नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में। तो मीटिंग में जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर। तो मुझे क्या दिखा, वो अपॉर्च्युनिटी दिखी। अपॉर्च्युनिटी ये कि मैं लोगों को अगर जान पाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मैं स्टार्टिंग में कम से कम 20 से 25 लोगों का मैंने नंबर लिया। वहाँ जाने के बाद मैं वो मीटिंग में क्या हो रहा था मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे मतलब था वो नंबर से, कि मैं जान-पहचान करूँ कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला मैं ये करता हूँ। तो सर नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। सर मुझे काम की ज़रूरत होगी, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ, हाँ कर सकते हो। तो इस तरह से मैं कनेक्ट ढूँढने लगा उनसे और धीरे-धीरे मैं उसमें जॉइन हो गया। धीरे-धीरे उसमें जॉइन होने के साथ क्या हुआ सर कि मैंने स्टार्ट किया, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी कि जो मेरे में बहुत सारी कमियाँ थी।
जैसे मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ जाने के बाद मैं अर्ली राइजिंग शुरू कर दी मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा बहुत सारा काम करना बाकी था, क्योंकि मैं बात करता था, मैं कोटेशन देता था, लोग मुझसे काम नहीं करवाते थे। वो बोलते थे हाँ मैं सोच के बताऊँगा, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था। वो मैं बोलता था ठीक है सर आप सोचिए। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें थी जो मुझे लगा मेरे कम्युनिकेशन की वजह से थी। तो मैंने वहाँ पर जाके इम्प्रूव किया उसको। फिर नेटवर्क में क्या हुआ, टीम बनाने का मौका मिला। तो टीम बिल्डिंग कैसे होती है, यानी अपने साथ लोगों से काम कैसे कराते हैं, तो ये मुझे वहाँ जानने का मौका मिला। मैंने वो काफ़ी हद तक सीखा। फिर मैंने एक्सपांशन के बारे में सीखा कि सपोज़ आपका बिज़नेस इस सिटी से दूसरे सिटी में चला जाए, तो आप कैसे ग्रो करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। देखो घर का बिज़नेस एक अलग चैलेंज लेके आता है, बाहर का बिज़नेस एक अलग चैलेंज लेके आता है। तो ये भी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी और एक सडनली एक टाइम आया जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ब्रेक कर दिया। तो फिर वापस से आने के बाद मैंने सोचा चलो क्या करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक शोरूम डालते हैं। तो एक छोटा-सा शॉप डाला मैंने और जब शॉप डाला तो फिर बोला यार नॉर्मली मेरा कॉन्ट्रैक्ट का बिज़नेस जो चलता है, लोग आते हैं और काम देते हैं, तो क्या शॉप पे आएँगे लोग? फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर याद आया कि यार क्यों नहीं कुछ मार्केटिंग की जाए। तब तक यूट्यूब थोड़ा-सा अच्छा चलने लगा था, तो यूट्यूब पे मैंने सर्च करना शुरू किया कि लोग बिज़नेस कैसे करते हैं। मैं बताऊँगा सर कि मैंने जोस्टॉक का बहुत सहारा लिया है। मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलता हूँ जोस्टॉक को। और बहुत सारा यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि बिज़नेस कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो इससे करते-करते मैंने बिज़नेस धीरे-धीरे स्टार्ट कर दिया। फिर मैं एक मीटिंग में गया सर, एक मीटिंग और कि बिज़नेस कैसे बिल्ड करें, इसके बाहर मीटिंग होती हैं, बहुत सारी मीटिंग होती हैं। तो एक मीटिंग में जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ सर कि बिज़नेस भी सीखा जा सकता है सर। मुझे पहली बार लगा अरे वाह! मुझे लगा था कि यार मैं बिज़नेस नहीं जानता हूँ, तो धीरे-धीरे जैसे एक दुकानदार होता है, वो बड़ी करके 2 दुकान कर लेता है और बड़ा करके 3 दुकान कर लेता है। ऐसे ही बिज़नेस चलता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पहली बार मुझे पता चला कि नहीं, एक आदमी एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज़ भी बना सकता है, बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकता है। तो मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग लगा। उन्होंने बताया सर ने कि 6 महीने का हमारा कोर्स है। आप 6 महीने अगर आप जॉइन करते हो, तो हम आपको बताएँगे कि एसओपी क्या होता है, केपीआईज़ क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स मुझे सीखने का मौका मिला। तो मैंने उनके साथ फट से जॉइन कर लिया। मैं क्योंकि डिसीज़न बहुत जल्दी लेता हूँ। मुझे ऐसा कहीं तो सुना था, कहीं बुक में पढ़ा था कि फेल होना है, तो जल्दी से हो जाओ। क्योंकि सफल होने की राह बाकी है। तो ये करते हुए मैंने फट से डिसीज़न लिया और जैसे-तैसे करके मैंने पैसे भरे। वो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं, वो रियल बिज़नेसमैन हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। डॉक्टर अजीत मराठे साहब और मिस्टर राजेंद्र सावंत साहब। वो निर्माण ग्रुप के बहुत बड़े बिल्डर हैं मुंबई के। उनकी खुद की बहुत बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो साधारण बिज़नेसमैन को बिज़नेस कैसे बड़ा करना वो सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया, 6 महीने मैंने कोर्स कंप्लीट किया। तो उन्होंने बोला आप अकेले कंपनी बड़ी नहीं कर सकते, आपके पास चाहिए टीम। तो मैं बोला सर उनको सैलरी कहाँ से दूँगा मैं? मेरे पास तो खुद को कमाने के पैसे नहीं होते, कई बार मैं भाड़ा भरने में दिक्कत आती है मुझे। तो मैं उनको तो बोले जो बोला जाता है वो फ़ॉलो करो। तो मैं बोला ठीक है सर, फिर मैंने लोगों को हायरिंग शुरू की। फिर हायर कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, ये भी मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने जैसा-जैसा मुझे बोला, मैं वैसा-वैसा करते गया। मेरा बिज़नेस ठीक-ठाक चलने लग गया था। अभी तक हम क्या करते थे कि हम लोगों का कस्टमाइज़ सॉल्यूशन यानी कि हम फर्नीचर को कस्टमाइज़ बेचते हैं। तो कस्टमाइज़ बेचने के साथ क्या होता है सर कि हम ऑर्डर लेते थे, एडवांस लेते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग को ऑर्डर देते थे। अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे। मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें। तो हम क्या करते थे, उनसे ऑर्डर से बना के लेते थे और बाद में क्लाइंट के घर पे इंस्टॉल कर देते थे। तो ये बीच का जो प्रोसेस है इसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करके पैसे कमाते थे। तो बिज़नेस ठीक-ठाक चल रहा था। उसके बाद जैसे कि एक ऐसा ये हुआ कोविड-19 आया, जैसे आप सब जानते हैं कि जैसे दुनिया रुक सी गई थी। तो जैसे दुनिया रुक गई सर, वैसे हमारा बिज़नेस भी रुक गया। सडनली 12 लोगों की हमारी टीम थी। मुझे 6 महीने तक कैसे भी हमने सर्वाइव किया, उनको सैलरी दी। उसके बाद उनको बोलना पड़ा कि सर अपना बिज़नेस अभी वापस से स्टार्ट होगा, कुछ गारंटी नहीं है। जो पैसे रखे थे वो मैं सैलरी बाँटता रहा, रेंट बाँटता रहा, सब ऐसे करते-करते पैसे ख़त्म हो गए। तो फिर मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा कि सर आप लोग अब दूसरा जॉब देख लीजिए। ऐसा करते हुए उन लोगों ने जॉब देख लिया और हम अभी सोचने लगे कि करें क्या? अब धीरे-धीरे मेरे ऊपर कर्ज़ा बढ़ता रहा क्योंकि मैंने एक घर ले लिया था, तो घर का ईएमआई देना है, घर के खर्चे हैं, बाकी भी बहुत सारा मेंटेनेंस है। फिर मैंने शोरूम वालों को फ़ोन किया कि सर देखो कोविड है, तो आप थोड़ा रेंट कम कर दीजिए। ये आधा रेंट ले लीजिए, जब तक चलेगा तब तक आप जोड़ लेना। तो बोले नहीं हमारे लिए भी तो कोविड है, मैं तो पूरा ही रेंट लूँगा। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हुए, तो मुझे बोलना पड़ा सर कि एक काम करो हम खाली कर देते हैं। सर मैं बताऊँगा आपको
कि मैं रात को जाके रात को 11 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे तक मैं शोरूम धीरे-धीरे खाली करता रहा। एक-एक प्रोडक्ट निकालता रहा उसमें से जो मैंने डिस्प्ले लगाए थे। निकाल के गाड़ी में लोड करके ऐसी जगह डंप किया जहाँ पर बारिश में वो सब खराब हो गया। मेरे घर के नीचे लाके रख दिया था कि क्या करेंगे, कभी तो जाएगा कोविड, कभी तो कुछ होगा। तो अब इतना नुकसान होने के बाद लगभग 40 लाख के करीब मेरे ऊपर कर्जा हो गया था अभी तक, और कर्जा बढ़ते जा रहा था क्योंकि इनकम आना पूरी तरह बंद हो गई थी। इस बीच में कुछ क्लाइंट के जो मेरे काम चालू थे, अधूरे काम चल रहे थे, उन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया क्योंकि अब कोविड चल रहा था। बोले नहीं, अभी काम कर दिया है, मैं पैसे बाद में दूंगा। कुछ लोगों ने तो आज तक पैसे नहीं दिए, और इधर रेंट वाले नहीं मान रहे थे, तो इनको भी हमने, उन लोगों ने डिपॉजिट भी जब्त कर ली। हम बोले कोई बात नहीं, ठीक है। अब कर्जा बढ़ने के बाद अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान था। परेशान में भी मैं क्या करता था, रात में बैठ के मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। खुद को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता था, जैसे कि वीडियो देखना, नोट्स बनाना। ये जो मुझे अच्छी आदत लगी थी वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था ये मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो इसी बीच जब मैं घर पे बैठा था, सोच रहा था क्या करूँ, तो इसी बीच मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। तो बोला, यार दिलीप क्या कर रहा है आजकल? तो मैं बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी कोविड चल रहा है। तो बोले, मैं बोला आप क्या कर रहे हो? तो बोले देखो, कोविड में हमारा बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है। लोग ना ऑनलाइन योगा करते हैं, ऑनलाइन वेट लॉस कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी टिप्स फॉलो कर रहे हैं जो पहले वो बिजी शेड्यूल में नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा तो अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला क्या बात है यार। तो बोले एक काम करो, आपको मार्केटिंग का थोड़ा नॉलेज है तो आप मेरे साथ मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। तो मैं बोला ठीक है। तो उनके साथ मैंने मार्केटिंग करके पार्टनरशिप में मैंने उनके कंपनी में 50% की पार्टनरशिप ली, लेकिन मैं सिर्फ मार्केटिंग ही देखूंगा, मैं उनके प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, डन। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। तो मैंने मेटा ऐड सीखना शुरू किया, गूगल ऐड सीखना शुरू किया, वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू किया। मैंने बहुत सारे कोर्स किए, लगभग 39 कोर्सेज किए वो कोविड के बीच में, कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ऐड कैसे लगाते हैं, क्या होता है, क्लाइंट को लाते कैसे हैं, उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, थीम प्लानिंग कैसी होती है। ये सब मैं धीरे धीरे सीखने लगा। सीखते सीखते मैं मार्केटिंग करने लगा उसके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बिजनेस हमारा चला नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम दोनों को बहुत सारा लॉस हुआ। पहले ही मैं लॉस में था, उसके साथ जुड़ के लगभग 25-1 लाख रुपए का दोनों को मिलके लॉस हुआ, यानी 12.5 लाख उसका, 12.5 लाख हमारा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार फिर से किस्मत ने लाके मुझे ज़ीरो पे पटक दिया। पहले ही मैं 40 लाख का कर्जा कर चुका था, ऊपर से 12.5 लाख और कुछ छोटा-मोटा और मिला लेंगे तो लगभग 53 लाख का मेरे ऊपर कर्जा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ? तो फिर दिमाग में आइडिया आया कि एक काम करते हैं, मेरा ही बिज़नेस फिर से शुरू करते हैं, जो कि मैंने मार्केटिंग सीखा था, तो मैं मार्केटिंग में ही वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, फेसबुक ऐड लगाना शुरू किया। तो फेसबुक ऐड से क्या हुआ, लीड आने लगी। तो मैं अकेला ही मैं उसको कॉल करता, मैं मिलने जाता, मैंने उनको कोटेशन भी दिए। लेकिन लोगों का ना ट्रस्ट बहुत कम था, क्योंकि हमारे बिज़नेस में क्या होता है सर, हम एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार बहुत सारा कोविड में फ्रॉड हो चुका है, बहुत लोगों ने एडवांस लिया और एडवांस लेने के बाद कभी भी काम किया नहीं। तो इसके वजह से ना वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे मेरे पे। तो मुझे चाहिए था एक फिर से शोरूम। तो शोरूम के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। फिर अब करूँ तो क्या करूँ, सारे दोस्तों से बोल के देखा, और इसी बीच जो कि मेरा डेट था, जो मेरे ऊपर पहले से कर्जा था, उन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। बार-बार फ़ोन करते कि सर मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए। जो मेरे बहुत अच्छे करीबी, जो मेरे टीम मेंबर थे, जो मेरे मतलब मेरे बगैर ना मुझे रात को बात किए बगैर घर नहीं जाते थे। बोलते थे सर आपसे बात करता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। वो मुझे फ़ोन करके बोलते थे सर आपकी गाड़ी है, वो मुझे दे दीजिए, आपका घर है, उसको बेच दीजिए, आप मेरा पैसा दे दीजिए। इतने हद तक कि एक बंदा तो रात को आ गया और बोलता है कि मैं पैसे लिए बगैर जाऊँगा ही नहीं। मैं बोला यार हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा कि मैं दे दूँ। तो बोले नहीं, ये घर बेच दो, लेकिन मेरे को ना पैसा दे दो। तो मैं बोला एक काम करो, आप देखो कि अगर कोई कस्टमर मिलता है तो घर सच में बेच देना, मैं आपका पैसा 100% दे दूँगा। देने के लिए तैयार हूँ, आप देखना शुरू करो। तो अब उसने क्या देखा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन उस दिन निकलने के बाद, उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब टाइम अच्छा नहीं होता है तो लोग भी, मतलब अच्छे-अच्छे लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच कर आगे बढ़ने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड वाले को फ़ोन किया। क्रेडिट कार्ड की लड़की ने फ़ोन उठाया, बोले सर आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फ़ोन किया है, क्योंकि कोई पैसा दे नहीं रहा था, सब जगह ट्राई कर चुका था। तो मैं बोला चलो क्रेडिट कार्ड का एक लास्ट ऑप्शन है, मैं ले लेता हूँ। तो मैंने बोला हाँ यस मैडम मुझे नीड है, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो 70,000 रुपये का मेरा लिमिट था उस समय, तो 70,000 रुपये मुझे मिल गए। तो मैंने क्या किया, 40,000 रुपये डिपॉजिट दी। एक छोटा-सा शॉप देखा, तो वो भी इस कंडीशन के साथ कि अगर मैं 3 महीने आपको रेंट नहीं दे पाया, तो आप ये डिपॉजिट रख लेना और मुझे बाहर
निकाल देना। ये कंडीशन के साथ मैंने 40,000 रुपये उसे दिए और 30,000 मैंने रखा क्योंकि मैं कुछ मार्केटिंग में लगाऊंगा और थोड़ा बहुत खर्चा मेरे पास होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने शॉप ऑनर से डील की और फिर मैंने बिजनेस को शुरू किया। तो मैं क्या करता था, कॉल करता था, विजिट करने जाता था और लोगों को बोलता था, सर मैंने एक शॉप लिया है, आप उसको आइए देखिए, जो कि 2-4 महीने के अंदर मैं बहुत बढ़िया शोरूम बनाने वाला हूँ, ऐसे उनको विजन बताता था। तो कुछ लोग आए, भरोसा किया, तो एक मेरा पहला क्लाइंट मिला उस समय। पहला क्लाइंट मिला जिसने मेरे पे भरोसा किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया सर उसने 25,000 का। लेकिन वो मेरे लिए उस समय बहुत बड़ा था क्योंकि लोग मेरा भरोसा नहीं कर रहे थे मेरे ऊपर, मतलब आते थे, कोटेशन लेते थे लेकिन काम नहीं देते थे। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने उनका काम किया, बहुत अच्छे से काम डिलीवर किया। तो मैंने उनको एक बात पूछी कि सर मुझे 2 चीज़ बताइए जो मेरे में अच्छी लगी आपको। तो बोले कि यार पहली बात ना, मतलब मैंने उनको पूछा कि आप मुझे काम क्यों दिया आपने? तो उन्होंने बोला सर 2 चीज़ें। पहली बात ये कि आपका ना डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा कि आपने ना, मैंने इंक्वायरी की, आपने तुरंत फ़ोन किया, मैंने बुलाया, आप टाइम पे आ गए। फिर मैंने जब जब आपने कमिट किया था 10 दिन में दे दूँगा, 10 दिन में आपने फाइनल दे दिया। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप समझ के लेते हैं कि क्लाइंट कैसा होता है। तो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील हुआ, बहुत धन्यवाद दिया। मैं आज भी थैंक यू बोलता हूँ। उस बेचारे ने अगर मेरे को काम नहीं दिया होता, तो शायद मेरी जर्नी कुछ और ही बढ़ रही होती। बट बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मैं आगे बढ़ा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्टक होने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक मैडम को हायर किया, टीम को हायर किया और उनको मैंने सिखाया कि सोशल मीडिया आप करिए। तो उन्होंने बोला सर मुझे सोशल मीडिया आता है, ये आता है। तो मैंने उनको बोला आप लगाइए। तो फिर पता चला उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बेसिक पता था। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊँगा, आप आगे बढ़ाइए। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने धीरे-धीरे ऐड लगाना सीख लिया, तो मेरा काम उनके हाथ में चला गया। फिर उन्होंने कॉलिंग करना सीख लिया, मैंने उनको सिखाया कॉलिंग कैसे करते हैं, प्रेज़ेंटेशन कैसे, और उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो ये बात है 2021 की, 2021 सितंबर की। तो मैंने स्टार्ट किया है बिज़नेस 2 लोगों के साथ। उस साल हमारा जो रहा वो लगभग अराउंड 1 ईयर अगर मैं जोड़ूँगा सितंबर टू सितंबर, तो हमने 1 करोड़ का बिज़नेस किया। ये बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो 2021 में हम 2 लोग थे, 2022 में हम लोग हो गए 14 लोग, 2023 में हम लोग हो गए 105 लोग, 2024 में हम लोग हो गए 180 लोग और करंट नाउ 2025 चल रहा है, हम लोग राइट नाउ 212 लोगों से ज़्यादा लोग हैं अभी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 तक हमारे पास 212 से ज़्यादा लोगों की टीम है राइट नाउ। और जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में हमने नासिक का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर बनाया 8,000 स्क्वायर फीट में, जो हमारे इंडस्ट्री के नंबर 1 हमने बनाया। काफ़ी R&D करने के बाद लाइन लग गई क्लाइंट की, हमारा आउटसाइड है मार्केट के। बहुत सारे लोग बोलते थे सर वहाँ चलेगा नहीं, ये तो आप गलती कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल गई है तो आप बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ गए हो, ऐसा है, मतलब आप सोच के डिसीजन लो। हमने बोला हम करेंगे और किया, तो लाइन लगी, कॉम्पिटिटर भी देखने आए। हर दिन इतना क्राउड रहता था वहाँ पर कि लोग बोलते थे ये ऐसा क्या फ्री बट रहा है क्या यहाँ पर? ऐसा सोच-सोच के लोग आते थे, एक्साइटमेंट से पूरा देखते थे कैसे बनाया, हर बारीकी से हमने काम किया उसके ऊपर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके बाद तब तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे। फिर 2023 में ही जून में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ी। तो हमने सोचा जब डाल ही रहे हैं तो सबसे बड़ा डालेंगे, क्योंकि करना तो छोटा क्या करना, करते हैं तो कुछ बड़ा रिस्क लेते हैं। तो नासिक का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया हमने 25,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा लोग आज भी वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग खुद बनाते हैं और खुद सेल करते हैं, यानी कि हम एक D2C ब्रांड है और इसी तरह हम और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आज बेस्ट किचननेट कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है, तो सब मिलाकर लगभग 200 करोड़ के आसपास की हो गई है। और अगले 5 साल में हमारा जो विज़न है कि 2030 तक हम लोग इसको $1 बिलियन की कंपनी बनाएंगे। तो दोस्तों ये रही मेरी कहानी, यानी कि उस 18 साल के लड़के की जिसने सपना देखा था फौज में जाने का, जो यूपी से निकलकर नासिक महाराष्ट्र में पहुंचा और वहां पर खड़ी की 500 करोड़ की कंपनी, जिसका मैं मालिक हूं। और मैं ये कहानी सुना रहा हूं जोश टॉक के मंच से, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और मैं आपको बताऊंगा मेरी पूरी जर्नी में जिन चीज़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया, उसमें निकाला हुआ 3 टिप्स जो मैंने बहुत फॉलो किया है ये कंपनी बनाने में। सबसे पहला है R&D। आप कीजिए अपनी R&D, अपने क्लाइंट की R&D, अपने बिजनेस की R&D। आपको सब कुछ आपके मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2,
आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपने क्लाइंट को कितना बेहतर जानते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी R&D करने से सीखा था कि क्लाइंट को बेस्ट एक्सपीरियंस दीजिए। मार्केट में कितना भी कंपटीशन रहने दीजिए, पर अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे तो आपको छोड़ के आपका क्लाइंट कभी नहीं जाएगा। और नंबर 3, नन अदर देन आपकी टीम को ऐसा माहौल दीजिए, ऐसे सर्विस दीजिए, ऐसा उनका ड्रीम पूरा कीजिए, वो आपका ड्रीम पूरा कर देंगे।